दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना भूलना मत। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर्यन और आप सुन रहे हैं एक और रोमांचक हॉरर कहानी जो आज मैं खुद आपको सुनाऊंगा। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर राजेश की है जो कुछ बेहद अजीब और डरावने अनुभवों से गुजरता है। तो आइए सुनते हैं यह डरावनी घटना राजेश जी के नज़रिए से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, आप सभी इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनते हो लेकिन लाइक नहीं करते। इस बार मेरी उम्मीद है कि आप सब इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो में आपका नाम लिया जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम ज़रूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पेशे से ट्रक चलाता हूं और आप तो जानते ही हैं कि हमारे काम में समय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। रात कब गहरी हो जाती है और दिन कब बीत जाता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। एक बार की बात है जब मुझे कोटा से बूंदी की तरफ माल लेकर जाना पड़ा और सामान उतारने के बाद मुझे उसी रात किसी भी तरह वापस कोटा पहुंचना था, क्योंकि अगले दिन घर पर एक ज़रूरी काम था। वापसी के दौरान मैं एक सुनसान ढाबे पर खाना खा रहा था कि तभी मेरे पुराने यार सुरेश का फ़ोन बजा और वह पूछने लगा कि मैं किस जगह पर हूँ। मैंने उसे बताया कि मुझे आज ही किसी तरह कोटा पहुँचना है। उसने तुरंत ही मुझे एक छोटा रास्ता बताना शुरू कर दिया, जो सुनने में तो तेज़ और आसान लग रहा था, लेकिन उस दिशा में मैं कभी गया ही नहीं था। ट्रक चलाते हुए 4 साल हो गए, लेकिन उस तरफ के रास्ते मेरे लिए बिल्कुल नए थे। वह मुझे जंगल के बीच से निकलकर जाने वाले एक कट की जानकारी देता रहा और अचानक उसका फ़ोन कट गया। तभी ढाबे का मालिक धीरे धीरे मेरी ओर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, भाई साहब, अगर आपको कोटा पहुंचना है तो उस छोटे रास्ते पर मत जाना। हम यहीं के रहने वाले हैं और जानते हैं कि रात में उस सड़क पर कैसी कसी डरावनी घटनाएं होती हैं। उसने कहा कि हाईवे में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन वहाँ कम से कम रास्ता सुरक्षित है। उस कट वाले रूट पर इतनी गहरी खामोशी और अंधेरा रहता है कि कई लोग तो वहाँ से गुजरने के बाद ठीक ठाक हालत में लौट ही नहीं पाते। ढाबे वाले की गंभीर आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर वह इतनी घबराहट में ऐसा क्यों कह रहा है। मैंने जब उससे दोबारा पूछा कि वजह क्या है तो वह एकदम से घबरा गया और आधी अधूरी बातें बड़बड़ा कर भीतर चला गया। उसकी बातें सुनकर भी मैं ज़्यादा नहीं हिला, क्योंकि भूत प्रेत जैसी बातों को मैंने कभी तवज्जो ही नहीं दी। ढाबा मालिक के समझाने के बावजूद घर जल्दी पहुंचने की बेचैनी इतनी थी कि मैंने वही रास्ता पकड़ने का मन बना लिया जो मेरे दोस्त सुरेश ने बताया था। खाना ख़त्म करके करीब 9 बजे मैं ट्रक स्टार्ट करके निकला और जब कुछ दूर हाईवे से पड़ा बढ़ा तो एक तरफ से कट जाती हुई पटरी दिखाई दी। मैंने ट्रक उस तरफ मोड़ दिया। रास्ते पर जैसे ही आगे बढ़ा, मेरे दोनों तरफ लंबे चौड़े खाली खेत फैले हुए नजर आने लगे। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मैं मन ही मन सोचने लगा कि लोग बिना वजह ऐसी जगहों को डरावना क्यों कहते हैं। लेकिन तभी अचानक मेरे गले में अजीब सी जलन उठी और ऐसा लगा जैसे कई घंटों से पानी ना पिया हो। प्यास इतनी तेज थी कि गाड़ी की पकड़ ढीली होती जा रही थी। मैंने सीट के पास रखी बोतल उठाई तो उसमें एक बूंद भी नहीं थी। गला इतना सूखने लगा था कि एक एक सेकंड भारी लग रहा था। उसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए चांदनी में एक अजीब सी धातु की खनक मेरे कानों में आई, जैसे कोई स्टील के बर्तन आपस में टकरा रहे हो। मैंने ट्रक धीमा करके खिड़की से झांका तो दूर खेतों के बीच एक पुराने कुएं के पास एक औरत दिखाई दी जो आधी रात में पानी खींच रही थी।
प्यास से मेरा गला जल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कम से कम पानी तो मिल जाएगा। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंचा। वह घूंघट में थी। मैंने थोड़ा पास जाकर आवाज़ लगाई, सुनिए, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? उसने घूंघट के अंदर से मेरी तरफ देखती हुई बोली, रुकिए भैया जी, पानी निकालती हूँ। लेकिन तभी मेरे पूरे शरीर में अजीब सी ठंड दौड़ने लगी। उसकी चूड़ियों की छनछनाहट और रस्सी की किरकिराहट इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि जैसे पूरा माहौल सन्नाटे से भर गया हो। वह औरत लगातार पानी निकालती ही जा रही थी। मैं अधीर होकर बोला, बहन जी जल्दी करिए ना। तो वह बोली, क्या करूं भैया जी, कुआं बड़ा गहरा है। उसकी आवाज़ कुछ अजीब सी धीमी और भारी थी। उसने बताया कि वह घर में अकेली है और मजबूरी में उसे इतनी रात को आना पड़ा। उसने आखिर पानी निकाला और मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, लो भैया जी पानी पी लो। मैं प्यास से बेहाल था। मैंने दोनों हथेलियों को जोड़कर पानी लेने ही वाला था कि पहला ही घूंट मेरे मुंह में गया और मुझे कुछ अजीब सी गंध महसूस हुई। जैसे ही बदबू तेज हुई, मेरा पेट मरोड़ गया और जो पानी उगल कर नीचे गिरा उसे देखकर मेरी रीढ़ तक सिहर उठी, क्योंकि पानी की जगह साफ साफ खून था। अपने ही हाथ पर खून देखकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। तभी मेरी नज़र नीचे गई और मेरे होश उड़ गए। उस औरत के पैर उल्टे थे। जैसे ही मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, एक तेज हवा का झोंका आया और उसका घूंघट उड़कर पीछे जा गिरा। मेरे सामने खड़ी वह औरत इंसान नहीं थी, बल्कि एक सड़ी गली डरावनी आकृति थी। पूरा चेहरा हड्डियों सा सूखा और उससे ऐसी घिनौनी बदबू आ रही थी कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया। वह अचानक जोर जोर से किलकारी मारकर हंसने लगी। वह भयानक चेहरा मेरी तरफ झुकते हुए बोली, क्यों भैया जी, और पानी चाहिए क्या? मैं पागलों की तरह चीखते हुए ट्रक की तरफ भागा। मैं दौड़ता हुआ ट्रक तक पहुंचा, लेकिन वही चुड़ैल मेरी ट्रक के बिल्कुल पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और अपनी टूटी हुई आवाज़ में बोली, इतनी प्यास लगी थी ना, तो पानी पूरा पीकर ही जाना। मैं घबरा कर पीछे गिर पड़ा। उसने मुझे झटका मारकर हवा में उछाला और मैं खेत में जा गिरा। वह मेरे सीने पर आकर बैठ गई और फुसफुसाई, मुझे बहुत प्यास है, लेकिन पानी की नहीं, खून की। तभी उसने अपना मुंह मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह मुझे काटने वाली थी, अचानक वह जोर से चीखकर पीछे उछल गई। मेरी निगाह मेरी गर्दन पर पड़े उस लॉकेट पर गई। देवनारायण भगवान का वही लॉकेट जो मेरी माँ ने पहनाया था। चुड़ैल जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक की तरफ भागा। ट्रक स्टार्ट हो गया और मैं उसे पूरी स्पीड में भगाता रहा। हाईवे पर पहुंचकर आखिर थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन अंदर डर अभी भी उतना ही था। हाईवे पार करते हुए मैं सीधे अजमेर पहुंचा। कमरे में घुसते ही मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। सफ़र की थकान के बाद मैं सुबह की पहली बस पकड़कर गांव निकल गया। वहां मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात चल रही थी। लड़का समझदार था, जिसका नाम राहुल था। रिश्ता पक्का हो गया और 1.5 महीने बाद शादी तय हुई। शादी का दिन आया, सब कुछ धूमधाम से हो गया। लेकिन जब हम रस्म के मुताबिक बहन को लेने उसके ससुराल पहुंचे, तो वहां नाचते नाचते मेरा देवनारायण भगवान का लॉकेट कहीं गिर गया। जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि लॉकेट गायब है, मेरी बेचैनी बढ़ गई। तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर अंधेरे में खड़ी उसी औरत पर गई। उसकी आंखें सफ़ेद चमक रही थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अचानक वह गायब हो गई। घर लौटने के बाद कई दिन शांतिपूर्वक गुजर गए। मैंने सोचा शायद वह मेरा भ्रम था, लेकिन एक दिन मुझे फिर से उसी हाईवे से गुजरना था। जैसे ही मैं उस डरावने रास्ते के पास पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे कानों में वही डरावनी हंसी गूंजी। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे और ट्रक अपने आप उसी पुराने सुनसान मोड़ की तरफ मुड़ गया। ट्रक एक झटके से उसी कुएं के पास रुक गया। कोई अदृश्य ताकत
मुझे बाहर घसीटने लगी। तभी कुएं से सैकड़ों कंकाल बाहर निकलने लगे और जोर जोर से रोने लगे। वह चुड़ैल फिर सामने आई और बोली, क्या हुआ भैया जी, प्यास लगी है? वह चुड़ैल मेरे सीने पर बैठ गई और मेरे गले में दांत गाड़ने ही वाली थी कि तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा आदमी, हीरा काका, हाथ में लालटेन लेकर दौड़ता हुआ आ रहा था। लालटेन की आग देखते ही चुड़ैल पीछे हटने लगी और अचानक उछलकर कुएं में कूद गई। हीरा काका ने मुझे संभाला और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो गांव वालों ने बताया कि वह चुड़ैल कभी इसी गांव की एक साधारण औरत थी जो पानी भरते समय कुएं में गिरकर मर गई थी। उसकी मौत के बाद उसका परिवार शहर चला गया, लेकिन उसकी अतृप्त आत्मा वहीं भटकने लगी। वह आग से डरती थी, इसलिए खेतों में काम करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बस अकेले राहगीरों को शिकार बनाती थी। आज उस घटना को पूरे 8 साल हो चुके हैं। मैंने ट्रक चलाना नहीं छोड़ा, पर उस रास्ते की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखा। आज भी जब वह रात याद आती है तो रूह कांप जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे राजेश मौत के मुंह से बाहर निकल आया और हीरा काका की लालटेन ने उसकी जान बचाई। लेकिन क्या वह कहानी वहीं खत्म हो गई थी? क्या वह चुड़ैल सच में शांत हो गई थी? आज मैं आपको सुनाऊंगा इस कहानी का दूसरा भाग, जहां राज और भी गहरे हैं और खतरा अब सिर्फ राजेश तक सीमित नहीं रहा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। राजेश की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। 8 साल बीत चुके थे, लेकिन वह खौफनाक रात उसके जहन से कभी नहीं मिट पाई। उसने कसम खाई थी कि वह दोबारा उस रास्ते की तरफ कभी नहीं मुड़ेगा। पर कहते हैं ना, जिसे हम सबसे ज्यादा छोड़ना चाहते हैं, अक्सर किस्मत हमें वहीं खींच ले जाती है। एक रात जब राजेश अपने घर पर बैठा था, उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई आवाज आई, बेटा राजेश, मैं हीरा काका बोल रहा हूं। राजेश का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। हीरा काका की आवाज में वह पहले वाला आत्मविश्वास नहीं था, बल्कि एक गहरी बेबसी थी। उन्होंने कहा, राजेश, वह वापस आ गई है। इस बार वह सिर्फ राहगीरों को नहीं, बल्कि पूरे गांव को लील रही है, और उसने तुम्हारा असम नाम पुकारा है। राजेश के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। हीरा काका ने बताया कि गांव में होने वाली नई सड़क के निर्माण के लिए उस पुराने कुएं को बंद करने की कोशिश की गई थी, लेकिन जैसे ही पहली मशीन कुएं के पास पहुंची, वह अपने आप पलट गई और उसमें काम करने वाले 2 मजदूर गायब हो गए। अब हर रात गांव की सरहद पर वही डरावनी हंसी सुनाई देती है। राजेश नहीं जाना चाहता था, लेकिन हीरा काका ने उसकी जान बचाई थी। वह उन्हें इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने अपना देवनारायण भगवान का लॉकेट कसकर पकड़ा और अपनी पुरानी जीप लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह उस पुराने रास्ते के पास पहुंचा तो हवा का रुख बदल चुका था। मार्च का महीना था, लेकिन ठंड ऐसी थी जैसे हड्डियां गला दे। जैसे ही वह उसी पुराने मोड़ पर पहुंचा, उसकी जीप के टायर अचानक जाम हो गए। सामने सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका कद सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने राजेश की ओर देखा और उसकी सफेद आंखें अंधेरे में जलने लगी। वह बोली, तू वापस आया, मैंने कहा था ना, तू भाग नहीं पाएगा। राजेश किसी तरह भागकर हीरा काका के घर पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गया। काका के घर के चारों ओर आग के घेरे बने हुए थे। काका ने राजेश को अंदर खींच लिया और एक पुरानी पोटली निकाली। काका ने फुसफुसाते हुए कहा, बेटा, मैंने उस रात तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वह औरत सिर्फ कुएं में गिरकर नहीं मरी थी। उस रात गांव के कुछ लालची लोगों ने उसके गहनों के लिए उसे धक्का दिया था। मैं वहां मौजूद था, पर मैं डर गया और उसे बचा नहीं पाया। मेरी वही कायरता आज इस गांव का काल बन गई है।
राजेश को समझ आया कि वह आत्मा सिर्फ अतृप्त नहीं थी, वह प्रतिशोध की आग में जल रही थी। आधी रात को राजेश, हीरा काका और गांव के पुजारी उस कुएं की तरफ बढ़े। इस बार उनके पास सिर्फ लालटेन नहीं थी, बल्कि पश्चाताप की अग्नि और पवित्र गंगा जल भी था। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, जमीन फटने लगी। सैकड़ों हाथ मिट्टी से बाहर निकलकर उनके पैर पकड़ने लगे। वही कंकाल जो राजेश ने पहले देखे थे अब और भी भयानक लग रहे थे। चुड़ैल कुएं की मुंडेर पर बैठी जोर जोर से हंस रही थी। राजेश ने हिम्मत जुटाई और पुजारी जी द्वारा दिया गया मंत्रोच्चार शुरू किया। उसने अपना लॉकेट निकालकर उस कुएं के पानी में फेंक दिया। जैसे ही पवित्र लॉकेट ने पानी को छुआ, एक भयानक धमाका हुआ। कुएं से काले धुएं का एक बवंडर उठा और वह चुड़ैल उसमें छटपटाने लगी। हीरा काका ने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। हमें माफ कर दो बेटी, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मैं पूरी दुनिया को दूंगा, पर अब शांत हो जाओ। अचानक वह भयानक चेहरा धीरे धीरे एक शांत चेहरे में बदलने लगा। उसकी आंखों की सफेदी गायब हुई और उनमें आंसू भर आए। उसने राजेश और काका की तरफ आखिरी बार देखा और रोशनी के एक पुंज में तब्दील होकर कुएं की गहराइयों में समा गई। अगले दिन उस कुएं को पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत पूजा करके हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। वहाँ उस औरत की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया ताकि उसे वह सम्मान मिल सके जो जीते जी नहीं मिला। राजेश अब भी ट्रक चलाता है, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं बल्कि एक शांति है। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी डर का सामना करना ही उसे ख़त्म करने का एकमात्र रास्ता होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। पिछले 2 भागों में आपने सुना कि कैसे राजेश ने हीरा काका की मदद से उस खौफनाक चुड़ैल का सामना किया और अंततः उसे शांत कर उस पुराने कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन क्या बुराई सच में इतनी आसानी से ख़त्म हो जाती है, या फिर वह बस सही मौके का इंतज़ार करती है? कुएं को बंद किए और वहाँ मंदिर बनाए 2 साल बीत चुके थे। गांव में अब शांति थी और राजेश ने भी डर को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आधुनिकता के नाम पर शहर से आई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सब कुछ बदल दिया। उन्हें उसी जगह से एक बड़ा फ्लाईओवर निकालना था जहां वह पुराना मंदिर और बंद कुआं था। राजेश को जब यह खबर मिली कि सरकार उस मंदिर को हटाने वाली है तो उसका दिल बैठ गया। उसने और हीरा काका ने कंपनी के मैनेजर को बहुत समझाया, साहब उस कुएं को मत छेड़िए, वहाँ कुछ ऐसा दफन है जो बाहर आ गया तो तबाही मच जाएगी। लेकिन मैनेजर ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। जिस दिन बुलडोज़र ने उस छोटे से मंदिर को गिराया, आसमान में अचानक काली घटाएं छा गईं। जैसे ही कुएं की मुंडेर को तोड़ा गया, अंदर से एक ऐसी चीख निकली जिसे सुनकर वहाँ मौजूद मजदूरों के कानों से खून बहने लगा। उस रात कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे 3 मजदूर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। सुबह उनकी लाशें फ्लाईओवर के पिलर से लटकी मिली और सबसे भयानक बात यह थी कि उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी। राजेश को समझ आ गया था कि वह ताकत अब और भी ज़्यादा शक्तिशाली होकर लौटी है क्योंकि उसकी शांति भंग की गई थी। उस रात राजेश को सपना आया, वही औरत, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा गला नहीं बल्कि पूरी तरह काला था। वह बोली, तूने मुझे कैद किया था राजेश, अब मैं इस पूरे गांव को अपनी प्यास का हिस्सा बनाऊंगी। राजेश तुरंत हीरा काका के पास पहुंचा। काका अब बहुत बूढ़े और बीमार हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने कहा, राजेश अब मंत्रों या ताबीज़ों से काम नहीं चलेगा। उस रूह ने कुएं की मिट्टी छोड़ दी है, अब वह हवा में है। उसे ख़त्म करने के लिए उसे वापस उसी कुएं की गहराई में ले जाकर अग्नि समाधि देनी होगी। योजना खतरनाक थी। राजेश को खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करना था। रात के 12 बजे राजेश उसी सुनसान जगह पर पहुंचा
उसके हाथ में देवनारायण भगवान की पवित्र मशाल थी। जैसे ही राजेश कुएं के मलबे के पास खड़ा हुआ, चारों तरफ से वही डरावनी हंसी गूंजने लगी। अचानक हवा का एक बवंडर उठा और वह चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके पीछे उन 3 मजदूरों की अतृप्त आत्माएं भी थीं। चुड़ैल ने राजेश पर हमला किया। राजेश ने अपनी मशाल को आगे किया, लेकिन इस बार आग का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह उसे घसीटते हुए कुएं के उस गहरे गड्ढे की ओर ले जाने लगी। राजेश की पकड़ ढीली हो रही थी। तभी उसे हीरा काका की आवाज सुनाई दी, राजेश, अपना खून उस मशाल पर डाल। राजेश ने साहस जुटाया और अपने हाथ पर चीरा लगाकर मशाल की आग पर अपना खून छिड़क दिया। जैसे ही इंसानी बलिदान का अंश उस पवित्र आग से मिला, मशाल की लौ नीली हो गई और प्रचंड रूप धारण कर लिया। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जलती हुई नीली मशाल को चुड़ैल के सीने में घोंप दिया और उसे लेकर सीधे कुएं की उस गहरी खाई में कूद गया। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी साइट रोशनी से भर गई। चुड़ैल की चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं और वह धुएं में बदल गई। हीरा काका और गांव वाले ऊपर से यह सब देख रहे थे। उन्हें लगा राजेश खत्म हो गया, लेकिन तभी मलबे के बीच से एक हाथ बाहर निकला। राजेश जिंदा था, पर बुरी तरह घायल। आज उस जगह पर फ्लाईओवर बन चुका है, लेकिन रास्ता थोड़ा बदल दिया गया है। कंपनी ने हार मानकर उस जगह को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया। राजेश ने अब ट्रक चलाना छोड़ दिया है और वह उसी जगह पर बने एक नए भव्य मंदिर की देखभाल करता है। लोग कहते हैं कि आज भी अमावस की रात को उस फ्लाईओवर के नीचे से गुजरते वक्त रेडियो पर अजीब सी आवाज़ें आती हैं, लेकिन अब वहाँ कोई रुकता नहीं। शाप खत्म हो चुका है, पर उसकी गूंज आज भी हवाओं में है।